स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मौर्य साम्राज्य में इसके पहले मैंने अभिलेखों के बारे में आपको बताया और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, आप सभी को पता है कि वो सारी जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और ज़्यादातर इंडिका से ही प्राप्त होती है, मेगास्थनीज की इंडिका से। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि परंपरागत चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में परंपरागत जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन चारों वर्णों को आर्य कहा गया है। ये चारों वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य ने बहुत सी वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है जो इतर जातियां थी, जिसमें लोहार, कुंभकार, स्वर्णकार, ठीक है, ऐसी जातियों का भी उल्लेख उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में किया है। वर्ण संकर जातियों की स्थिति समाज में शूद्रों जैसी थी, मतलब ये निम्न जाति में आते थे। कौटिल्य ने बहुत सारी अस्पृश्य जातियों का भी उल्लेख किया है और कौटिल्य ने उन्हें क्या कहा है? ये अंतावसायी थे। ठीक है। कौटिल्य ने बहुत सारी अस्पृश्य जातियों मतलब छुआछूत का भी इन्होंने उदाहरण दिया है और इन अस्पृश्य जातियों को उन्होंने अंतावसायी कहा है। कौटिल्य के अनुसार अंतावसायी जातियां नगर से बाहर श्मशान स्थल पर निवास करनी चाहिए। कौटिल्य कहता है जो अंतावसायी जातियां थी, जो जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था, उन्हें नगर से बाहर श्मशान स्थल पर निवास करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेगास्थनीज ने जो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है उसमें उसने चातुर्वर्ण व्यवस्था का तो उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है। इन्होंने जो आर्थिक आधार था समाज में उनकी, उस हिसाब से इन्होंने उसे 7 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है दार्शनिक। इनके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु और विद्वान आदि आते थे। ठीक है। दूसरा वर्ग है कृषक। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या को सर्वाधिक बताया है, मतलब जो 7 वर्गों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने बताया है उसमें कृषकों की संख्या जो है सबसे अधिक थी। पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यवसायी शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे और ये शिल्प का कार्य करते थे। इसके बाद उल्लेख करते हैं सैनिक का। सैनिक मतलब किसानों के बाद जो सैनिक वर्ग था वह समाज में सबसे अधिक संख्या में निवास करते थे। इसके बाद आता है निरीक्षक। ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और फिर आता है मंत्री। इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था जो पूरे समाज की देखरेख करता था या पूरे समाज का संचालन करता था। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य ने 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और मौर्य काल में दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखता है कि भारत में कोई दास था ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई दास ही नहीं था। वह लिखता है कि समस्त भारतवासी स्वतंत्र हैं, इनमें कोई भी दास नहीं है। यानी मौर्य काल में जो दासों की स्थिति थी वो इतनी अच्छी थी कि मेगास्थनीज को यह महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई दास वर्ग भी है। इसलिए वह अपने इंडिका में लिखता है कि भारतवासी स्वतंत्र हैं और इनमें से कोई भी दास नहीं है। अब आता है मौर्य काल में स्त्रियों की दशा।
मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? इसके पहले आपने देखा कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मौर्य काल में जो है स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा गिरावट आई थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे। सामान्यतः एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, किंतु कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में तलाक लेने की भी प्रथा प्रचलित थी और विधवा तथा पुनर्विवाह भी होते थे। अच्छा, इन पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो पुनर्विवाह करती थी स्त्रियां, उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से जो जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं थीं, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। धनी विधवाएं जो थीं, उन्हें आढ़्य विधवा कहा जाता था। और घर से जो बाहर नहीं निकलने वाली स्त्रियां थीं, उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। ऐसी स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इसके समय में, मतलब मौर्य काल में जो है सती प्रथा का प्रचलन समाज में नहीं था। लेकिन मेगास्थनीज लिखता है कि भारतीय स्त्रियां अपने पति के मृत्यु के साथ जल जाती हैं, यानी ये सती प्रथा का उल्लेख करता है, जबकि अर्थशास्त्र सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं करता है। डायोडोरस के अनुसार 316 बीसी में ईरान के एक युद्ध में एक भारतीय सेनापति की मृत्यु हो गई। उसकी दोनों पत्नियों ने सती होने का निश्चय किया, परंतु एक पत्नी के पास संतान थी, अतः उसे रोक दिया गया, जबकि दूसरी स्त्री उसकी सती हो गई। यह लिखता है डायोडोरस। स्ट्रैबो लिखता है कि तक्षशिला की स्त्रियां चिता में मृत पति के साथ जलकर मरती थी, और पंजाब की कठ जो जनजाति थी, वहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। मतलब अर्थशास्त्र में तो कहीं भी सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन जितने भी विदेशी इतिहासकार आए, उन्होंने लिखा है कि इस समय सती प्रथा का प्रचलन था। अब आता है इनका आर्थिक जीवन। तो कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है, और इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि वार्ता किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य के सम्मिलित रूप को वार्ता कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। ये आपने ऊपर देखा है। मौर्य काल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य द्वारा भी सीता अध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। ठीक है, राज्य द्वारा एक कृषकों का हेड, आप कह सकते हैं, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, जिसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो उनकी देखरेख में कृषि कार्य करवाई जाती थी। चाणक्य ने धान की फसल को उत्तम तथा गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया है। जो फसलों की बात हम करते हैं, तो उसका उल्लेख करते हुए चाणक्य कहता है कि धान की फसल उत्तम फसल थी और गन्ने की खेती सबसे निकृष्ट फसल थी। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में 58 नदियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म तथा जाड़े में भी वर्षा होती है, और पूरे वर्ष में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे जो दिया है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। वो फसल कौन कौन सी है? पहला फसल है हेमन,
पहला फसल है हेमन। हेमन यह रबी की फसल को कहा जाता था। दूसरा है ग्रैस्मिक, यह खरीफ की फसल होती थी। और तीसरा है केदार, जो जायद की फसल होती थी। मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। मतलब यहाँ की कृषि व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है। अच्छा, आगे उद्योग के बारे में क्या लिखता है? तो उद्योगों के बारे में सूचना मिलती है कि मौर्य काल में भी अनेक प्रकार के उद्योग थे जो राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे। ठीक है। मौर्य काल में कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रक होता था। यानी उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रक कौन होता था? कर्मांतिक होता था। मौर्य काल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय कपड़े का व्यापार भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्रों तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। मथुरा अपरांत, जिनको कोंकण कहा जाता है, कलिंग, काशी, बंग, महिष्मती में सर्वोत्कृष्ट प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। ये वस्त्र कौन कौन से थे? देखिए, एक था दुकुल और दूसरा था छौम। दुकुल क्या था? श्वेत तथा चिकने वस्त्र को दुकुल कहा जाता था और छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। काशी तथा चीन का बना वस्त्र महत्वपूर्ण था। बंग देश का बना वस्त्र चिकना, महीन तथा सफ़ेद होता था। पुंड देश का बना वस्त्र काला तथा मणि के समान चिकना होता था। सुवर्ण कुंडम का बना वस्त्र सूर्य की किरणों के समान तथा मणि के समान चिकना होता था। वस्त्र के अतिरिक्त नमक, शराब, आयुध, जहाज रानी तथा खाद्य उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रित थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में उत्कृष्ट सोने की खानें हैं। अच्छे सोने की खान दर्दिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छी सोने की खान कहाँ पाई जाती हैं? मेगास्थनीज लिखता है कि दर्दिस्तान में अच्छे सोने की खानें पाई जाती हैं। इसके बाद भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियाँ भी पाई जाती हैं। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा कि सोना निकालने वाली चींटियाँ किस काल में पाई जाती थी? तो ये है मौर्य काल में। आगे है व्यापार। व्यापारिक गतिविधि या राज्य द्वारा नियंत्रित थे। यह जो व्यापारिक गतिविधियां थी, इस पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। व्यापार नियंत्रण के लिए पण्णाध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य काल में व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था और व्यापारियों के काफिले चलते थे जिन्हें सार्थ कहा जाता था। और जो इन काफिले का नेतृत्व करता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। आगे मौर्य काल में विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ होता था? तो वह विदेशी व्यापार नेपाल, लंका, मिस्र, सीरिया, ईरान आदि के साथ होता था। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चीन का बना रेशमी वस्त्र चीन पट्ट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय था। लंका की मोती भारत के बाजारों में बिकती थी। भारत के पश्चिमी तट पर भरूकक्ष तथा सोपारा बंदरगाह थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि भरूकक्ष और सोपारा बंदरगाह का उल्लेख भारत के किस भाग में किया गया है। ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह और इसके बाद मुजरिस यह बंदरगाह जो था वो केरल में था। ठीक है। और यहीं से जो है लाल सागर होकर मिस्र के जहाज जाते थे। अब इस काल में तौल और माप कैसे किए जाते थे? तो आप जानिए कि तौल पर भी राज्य का नियंत्रण होता था। सबसे बड़ा बाट कुंभ कहलाता था और सबसे छोटा बाट सुवर्ण माशक होता था।
और माप के लिए माप की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी और सबसे बड़ी इकाई योजन थी। ठीक है। आगे ऋण व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताएंगे आपको कि ऋण व्यवस्था जो है मौर्य काल में महाजनी व्यवसाय प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत ऋण व्यवस्था का संचालन होता था। कौटिल्य ने 15% ब्याज वार्षिक ब्याज दर धर्म सम्मत बताया है, किंतु कौटिल्य ने व्यापार की प्रकृति के आधार पर ब्याज दर का निर्धारण किया है। हालांकि यह कहता है कि 15% ब्याज जो है धर्म सम्मत है, लेकिन ब्याज जो है व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्य कार्य के लिए ब्याज दर 60% वार्षिक थी और जंगल से जो होकर व्यापार किया जाता था उस पर ब्याज दर 12% वार्षिक थी। समुद्री व्यापार के लिए ब्याज दर 240% वार्षिक थी। ये सबसे महंगा था ब्याज समुद्री व्यापार से। इसके बाद आता है मुद्रा। मुद्रा के निर्माण का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी को था। अब ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मौर्य काल में मुद्रा के निर्माण का अधिकार किस अध्यक्ष को प्राप्त था, तो ध्यान रखिएगा वह था लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा सोना, चांदी तथा तांबे की ढाली जाती थी। मौर्य काल में जो सबसे अधिक लोकप्रिय मुद्रा थी वह चांदी की थी। सोने की मुद्रा सुवर्ण कहलाती थी और चांदी की मुद्रा जो है पर्ण कहलाती थी। चांदी की अन्य मुद्राओं को अर्धपर्ण यानी 1/2, ठीक है, चांदी की जो अन्य मुद्राएं थी उनको अर्धपर्ण यानी 1/2, पाद मतलब 1/4, अष्टभाग मतलब 1/8 थी। तांबे की मुद्रा माशक कहलाती थी। तांबे की अन्य मुद्राएं जो थी अर्धमाशक 1/2, काकड़ी 1/4 और अर्ध काकड़ी 1/8 कहलाती थी। असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि सिक्कों की जांच के लिए मौर्य काल में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था, तो वह अधिकारी कौन था? रूपदर्शक था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे मौर्य साम्राज्य के विषय में। तब तक के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए। और बाकी चीज़ें सामाजिक व्यवस्था से बहुत कुछ तो नहीं पूछता है, लेकिन जो चीज़ें इसमें एग्ज़ाम में पूछा है कहीं कहीं तो मैंने उस पर इंडिकेट कर दिया है। ये ध्यान दे रखिएगा कि चारों वर्डों का उल्लेख केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है, और एक प्रश्न और है कि क्या मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी? तो हाँ, दासों कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 8 प्रकार के दासों का उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा इस समय प्रचलित थी, लेकिन कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता है, जबकि मेगास्थनीज, डायोडोरस और स्ट्रेबो इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। बाकी चीज़ें आप इसमें और कुछ देख लीजिए जो आपके हिसाब से लगता है कि महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए और पढ़िए। आगे अन्य टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।